दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है जगेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सरपंच साइन। दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, सेंसेक्स, निफ्टी, इन सब चीज़ों के बारे में कभी न कभी तो सुना ही होगा। तो ये होते क्या है, यही हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम उतना ही बात करेंगे जो कि बेसिक हो। इसमें हम बहुत ज़्यादा एक चीज़ पे डिपेंड नहीं रहेंगे। इससे जुड़े हर चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सेबी क्या है। सेबी एक प्रकार की संस्था है जिसकी कि सरकार सारे स्टॉक मार्केट की गतिविधि को कंट्रोल करती है। एक प्रकार से ये मान के चलिए कि सारी चीज़ों को कंट्रोल करने वाली संस्था जो है वो सेबी है। और सेबी के नाक के नीचे कोई गलत चीज़ हो नहीं सकती, और होगी तो पकड़ी ही जाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दोस्तों, अब ये बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो स्टॉक मार्केट को समझने से पहले मान के चलिए मेरा एक दुकान है। उस दुकान का नाम है आरके मोबाइल। इस दुकान में मैं मोबाइल बेचने का काम करता हूँ। मेरा काम बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल रहा। फिर उसके बाद मैं अपने ब्रांचेस को बढ़ाता गया और अलग अलग जगह पर अपने ब्रांचेस खोल दिए। अब ये बहुत सक्सेसफुल रहा। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आइडिया बहुत अच्छा है, मुझे पूरे देश भर में अपने ब्रांचेस खोलने चाहिए। अब मैं उसके लिए क्या करूँगा, मुझे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे पास तो 2-3 ही ऑप्शन है ना। एक तो मैं कर सकता हूँ कि लोन ले लूँ। अब लोन में समस्या ये है कि मुझे बहुत सारा इंटरेस्ट उसमें पे करना पड़ेगा, प्लस मुझे कुछ गारंटी उसको देना पड़ेगा। और अगर पैसा डूब गया, अगर बिजनेस सफल नहीं रहा, तब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो पहला ऑप्शन तो बड़ा रिस्की है। एक तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है, वो है स्टॉक मार्केट। तो चलिए बात करते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले तो कि स्टॉक मार्केट है क्या चीज़। अब जैसे कि मैंने कंपनी बनाई थी आरके मोबाइल। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जनता से पैसे लूँ। अब जनता मुझे फ्री में तो पैसे देगी नहीं, तो पैसे लेने के बदले मुझे उसको कुछ देना पड़ेगा। तो मैं उसे अपनी कंपनी की पार्टनरशिप दूंगा कि मुझे अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए 100 करोड़ रुपये चाहिए। मान के चलिए 100 करोड़ रुपये चाहिए। आप मुझे 1 करोड़ रुपये दे दो, मैं आपको 1% की हिस्सेदारी दे दूँगा। किसी से कहता हूं कि आप मुझसे 5 करोड़ रुपए दे दीजिए, मैं आपको 5% की हिस्सेदारी दे दूंगा। इस प्रकार से जो व्यक्ति जितने ज़्यादा शेयर रखता है, जितने परसेंट शेयर रखता है, वो उतने परसेंट ही उस कंपनी का मालिक हो जाता है। और जिसके पास सबसे ज़्यादा शेयर्स होते हैं वो कंपनी का प्रमोटर या फिर मालिक कहलाता है। जैसे कि रिलायंस एंड फैमिली रिलायंस कंपनी की प्रमोटर है। अगर किसी व्यक्ति ने मेरे कंपनी के शेयर्स ले लिए तो इसका मतलब कि वो मेरे कंपनी का हिस्सा बन गया। अब मेरी कंपनी जो भी चीज़ें कमाएगी, जितना पैसा कमाएगी, मुझे उससे उसका रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा। या फिर कहें कि उनका जो पैसा मुझे दिया था, 1 करोड़ दिया था, तो मान के चले मुझे प्रॉफिट हुआ तो मुझे 1,10,000, 1,20,000 इस तरीके से मैं उसे बढ़ा कर देना पड़ेगा। यानी कि कंपनी ग्रोथ करेगी तो उनका भी पैसा ग्रोथ करेगा, और कंपनी डूबेगी तो उनका भी पैसा डूबेगा। अब ये समझते हैं कि कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में आएगी कैसे। तो उसके लिए मान के चले मुझे आरके मोबाइल कंपनी को स्टॉक मार्केट में लाना है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा सेबी के पास। सेबी के पास जाकर मुझे बोलना पड़ेगा कि मुझे अपना आईपीओ लाना है। अब आईपीओ क्या है समझाता हूँ। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जो कोई भी नई कंपनी स्टॉक मार्केट में आती है तो जब लिस्ट होती है तब उसे कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कि इसको आने के लिए पहले अप्रूवल की ज़रूरत है। और ये अप्रूवल, ये लाइसेंस देगा कौन? ये सेबी देगी। आपके जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं 5-10 साल के, कि आपने कितने सेल किए हैं, कि आपकी कंपनी जेन्युइन है कि नहीं, आपकी कंपनी स्टार्ट कब हुई है, आपकी कंपनी में दम है कि नहीं, आप कोई फ्रॉड कर रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ों को आप जब एक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, रेड हेरस प्रोस्पेक्टस, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। अगर सेबी को सब चीज़ें सही होती हैं तो वो आपको अप्रूव कर देते हैं अपनी कंपनी का आईपीओ लाने के लिए। अब आप आईपीओ लाएंगे तो, लेकिन आईपीओ लाएंगे कहाँ? तो उसके लिए आपके पास 2 प्लेटफॉर्म हैं। एक है एनएसई, एक है बीएसई। अब ये एनएसई बीएसई क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऐसे समझिए कि 2 दुकान हैं जहाँ पर आप अपने छोटे से शॉप को लिस्ट कर सकते हैं। अब ये समझ में आता है कि ये दोनों चीज़ें है क्या चीज़ दरअसल। तो देखो, दोनों में अंतर कुछ नहीं है। मान के चलिए 2 दुकान हैं आजू में बाजू में, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से भी सामान ले सकते हैं वही कीमत पर,
आप चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ भी बेच सकते हैं, यहाँ भी बेच सकते हैं। मान के चलिए 2 प्लेटफॉर्म हैं, दोनों ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं और दोनों ही लगभग इक्वल हैं। ठीक, अब मान के चलिए कि आप अपने IPO लाया, तो आप ये बताएंगे कि आप अपने शेयर का क्या प्राइस रखना चाहते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा RK मोबाइल कंपनी जो है मैं उसका 1000 शेयर लाऊँ, यानी कि मैंने अपने कंपनी को 1000 टुकड़ों में बांट दिया। अब जिसके पास सबसे ज़्यादा टुकड़ा होगा, यानी सबसे ज़्यादा शेयर्स होगा, वो उतना ही बड़ा उसका मालिक बनता जाएगा। अब कंपनी का प्रमोटर अगर मैं हूँ तो मेरे पास कम से कम वही 35-40% का शेयर तो मेरे पास रहेगा, है ना। तो इतना शेयर है यानी कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, और बाकी कुछ जनता के पास रहेगा जो वो खरीदेगी, 1%, 2%, 5%, तो उतने परसेंट का वो मालिक रहेगी उसका। अब कंपनी के सारे डिसीजंस जो कि बहुत सारे लेंगे, उसमें मेरा भी डिसीजन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैं इसका प्रमोटर हूँ। अब ये जो IPO पहली बार आया किसी एक्सचेंज में, NSE में, BSE में या दोनों में रहता है, तो सबसे पहली बार आएगा, तो ये IPO के रूप में जब आएगा तो जनता इसको खरीदेगी। अब ये IPO में शेयर्स किसको दिए जाएंगे? अब मान के चलिए आपके पास 10 शेयर हैं, खरीदने के लिए 100 लोग आ गए, तो आप किनको शेयर देंगे और किनको नहीं देंगे? तो देखिए, ये सारी चीज़ें बेस्ड होती है लॉटरी सिस्टम पे। आपने अपने तरफ से रिक्वेस्ट डाला कि हाँ मुझे इस IPO में शेयर्स चाहिए, इतने शेयर्स मेरे को चाहिए। अब उसके बाद लॉटरी सिस्टम से चलेगा, हो सकता है कि आपको मिल जाए, हो सकता है कि आपको ना मिले। अब सवाल याद है कि एक आम आदमी मेरी कंपनी का शेयर्स कैसे खरीदेगा? अब वो डायरेक्ट NSE या BSE के पास तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर बीच में आ जाते हैं ब्रोकर्स। आपने सुना होगा ग्रो, एंजल वन, ज़ेरोधा, इन सब का कहीं ना कहीं आपने ऐड ज़रूर देखा होगा। ये सारे ब्रोकर्स हैं जो कि मेरे और NSE के बीच में इस शेयर्स के लेन देन करने का एक प्लेटफॉर्म है। मान के चलिए कि आप जैसे पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करने के लिए आप कोई ना कोई ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़ोनपे का कर सकते हैं, GPay का कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से NSE या BSE से लेन देन मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता। एक कॉमन मैन जो है वो डायरेक्टली नहीं कर सकता, उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और इस प्लेटफॉर्म को हम ये कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। अब चलिए समझते हैं कि सेविंग अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है और डीमैट अकाउंट क्या है। डीमैट अकाउंट के बारे में आपने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा। तो सेविंग अकाउंट तो आप समझते हैं, हम सभी का सेविंग अकाउंट एक बैंक में होता है, जिससे हम कहीं भी पैसा जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। अब ये डीमैट अकाउंट क्या है? तो डीमैट अकाउंट एक तरीके से मानिए कि आप अगर कोई भी शेयर खरीदते हैं तो शेयर कहीं ना कहीं तो रखाएगा ना सिक्योरिटी से। अब मान के चलिए आपने ज़ेरोधा कंपनी में डाल दिया, ग्रो में डाल दिया, और कल को कंपनी भाग गई तो आपका तो सारा पैसा डूब जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने 2 मान के चलिए बैंक समझ सकते हैं आप उसे बनाया है, NSDL और CDSL। इन दोनों जगह पर हमने जो भी शेयर लिए हैं वो इन जगहों पर स्टोर होते हैं, NSDL में या CDSL में, और इसके लिए आपसे थोड़े बहुत चार्जेस भी कटते हैं, है ना। ये हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से चार्जेस हैं। तो आपने शेयर्स तो ले लिए, लेकिन वो उस कंपनी के पास नहीं है, वो आपके डीमैट अकाउंट में पड़े हैं, तो आपके शेयर्स पूरे तरीके से सुरक्षित हैं। तो ये हो गया डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट खुलेगा कैसे खुलवा सकते हैं? तो जैसे ही आप कोई ब्रोकर चुनते हैं, मान के चलिए मैंने ग्रो को चुना, अब मैं ग्रो का ऐप डाउनलोड करूँगा। सबसे पहले उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स डालूंगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, और हम कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे मैं ये भी बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो जैसे कि मैं ग्रो को सिलेक्ट किया, अब मैं ग्रो का ऐप डाउनलोड करूँगा। वहाँ पे अपने सारे डिटेल्स भरूँगा, जैसे कि मेरा नाम क्या है, मेरा फ़ोटो, मेरा साइन, मेरा KYC होगा, मेरा पैन कार्ड का डिटेल मेरे से मांगा जाएगा। जब सारी चीज़ें डिजिटली फ़ोन पे ऑनलाइन हो जाएंगी, तब उसके बाद मैं वहाँ पर शेयर्स को ख़रीद या बेच सकता हूँ। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि ये डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे खुलेगा। तो देखो, जैसे ही आपने ग्रो में अपना डॉक्यूमेंट सारा चीज़ सबमिट कर दिया, जो कोई भी ऐप में आपने सबमिट कर दिया, तो वैसे ही जैसे ही सबमिट हुआ आपका वही ट्रेडिंग अकाउंट बन गया, यानी कि वो प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ से आप शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। तो यही हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। और जैसे ही आपने ओपन किया तो वो कंपनी ही आपको एक डीमैट अकाउंट खुलकर दे देती है, जो NSDL या CDSL के पास होता है। अब सवाल ये आता है कि किसी भी शेयर का प्राइस बढ़ता या घटता कैसे है। तो देखिए, ये मल्टीपल फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। मान के चलिए कि मेरे कंपनी के बारे में कोई ख़राब न्यूज़ आ गई, तो लोगों का भरोसा मेरे कंपनी से थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो कुछ लोग क्या करेंगे, शेयर्स को बेचना शुरू कर देंगे, है ना। तो शेयर्स का बेचना शुरू कर देंगे तो उसका प्राइस धीरे धीरे कम होने लगेगा। अब मान के चलिए कि मेरी कंपनी कभी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेती है, तो प्रॉफिट कमा लेती तो ऑब्वियसली शेयर का प्राइस बढ़ने लगेगा।
अब मान के चलिए कभी मेरी कंपनी में क्या होता है, किसी ब्रांचेस में आग लग गई या स्ट्राइक हो गई, तो फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे प्राइस कम होने लगेगा। तो ये जो है फ्लक्चुएट करते रहता है अप एंड डाउन में। अब मान के चलिए कि कंपनी के कुछ मेंबर्स बदल गए, मान के चलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदल गए, सीईओ बदल गया और लोगों का भरोसा से कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो उन सब चीज़ों पे भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है ना। और एक सबसे बड़ा फैक्टर जिस पर डिपेंड करता है वो है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई आप समझते होंगे। अगर मेरे कंपनी का शेयर का डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो धीरे धीरे प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि ये टेम्प्रेरी हो, कि लोगों ने अचानक ख़रीदा हो और अचानक बेच दे। तो अगर किसी कंपनी के शेयर्स को लोग अचानक खरीदें तो अचानक से रेट बढ़ने लगता है, और अचानक बेचे तो अचानक गिरने लगता है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। इसके अलावा प्राइस का बढ़ना या घटना ट्रेंड्स पर भी निर्भर करता है। अब ये ट्रेंड्स क्या है, आपने जैसे शर्ट का, जीन्स का, फैशन का एक ट्रेंड होता है ना, कि इस तरफ लोग जा रहे हैं, लोग जीन्स आज का ज़्यादा खरीद रहे हैं, लोग ट्राउज़र ज़्यादा खरीद रहे हैं, लोग ये खरीद रहे हैं, लोग वो खरीद रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो इस तरीके से जैसे कि वो ट्रेंड चलता है, ठीक ऐसे स्टॉक मार्केट में भी है। अभी जैसे कि देश की स्थिति अभी ठीक ठाक है, अच्छी चल रही है सब चीज़ें, तो क्या स्टॉक मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। लेकिन जैसे कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन पे आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइस जो है वो धीरे धीरे कम होते गया था, यानी कि मार्केट धीरे धीरे क्रैश करने लगा था। क्यों? क्योंकि लोगों के पास डिमांड ही नहीं था चीज़ों की, लोग बाहर नहीं जा रहे थे, लोग खर्चा नहीं कर रहे थे, लोग चीज़ें खरीद ही नहीं रहे थे, तो कहाँ पर डिमांड क्रिएट होगा, है ना। तो ये सब चीज़ों के कारण जो है मार्केट में क्रैश आ गया था। तो मार्केट के पिछले कुछ समय के रिकॉर्ड को देखकर ये बताया जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है और साइडवेज में है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और मार्केट साइडवेज, ये सारी चीज़ें क्या हैं। अब मान के चलिए आपका कोई दुकान है, उसमें अभी कुछ दिनों से धंधा जो है थोड़ा मंदा चल रहा है, कि कुछ झगड़ा हो गया आसपास, या लोग आ नहीं रहे मार्केट में सामान लेने के लिए, तो धीरे धीरे क्या है कि डिमांड जो है बहुत कम हो गया है ना। तो आप क्या कहेंगे, धंधा जो है वो मंदा चल रहा है ना, धीरे धीरे गिर रहा है, तो इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। यानी कि जब कोरोना आया था तो उस समय मार्केट डाउन ट्रेंड में था। तो हम पिछले 500, 100 दिन या फिर 150 दिन, ऐसे कुछ दिनों को निकाल कर हम जो है ट्रेंड निकालते हैं कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है। और जब मार्केट जो है एकदम सूना चलने लगता है, कि ना मार्केट में प्राइस बढ़ता है ना घटता है, तो इसको हम साइडवेज कहते हैं, यानी कि बस सीधा फ्लैट चलता रहे। और जब मार्केट में चीज़ें ऊपर जाती हो तब इसे हम कहेंगे अप ट्रेंड, जब नीचे जाती हो तो डाउन ट्रेंड। दोस्तों, आपने अक्सर सेंसेक्स और निफ्टी, ये दो ट्रेंड के बारे में कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं सुना होगा। तो ये है क्या, चलिए समझते हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी एक प्रकार का इंडेक्स है जो आपको एक अंदाज़ा देता है कि आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। सबसे पहले समझते हैं कि सेंसेक्स क्या है। तो सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 30 कंपनियों का एक एवरेज निकाला जाता है। टॉप की जो 30 कंपनियां हैं, यानी कि जो अलग अलग सेक्टर की कंपनियां हैं, एक कंपनी हमने फार्मा का ले लिया, एक कंपनी हमने माइनिंग का ले लिया, एक हमने आईटी सेक्टर का ले लिया। इस तरीके से टॉप 30 कंपनियों को हम लिस्ट में लेते हैं और उसका एक एवरेज निकालते हैं। उससे हमको एक अंदाज़ा लग जाता है कि आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। ठीक इसी तरीके से निफ्टी 50 का आपने नाम सुना होगा। निफ्टी क्या है? निफ्टी दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप 50 कंपनियों का एवरेज होता है, जो कि टॉप 50 कंपनियां अलग अलग सेक्टर की होती है, उनका एक एवरेज निकाला जाता है। यानी कि आप सेंसेक्स और निफ्टी को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑल ओवर मार्केट ने लगभग क्या परफॉर्म किया। ये एकदम एक्यूरेट तो नहीं होता क्योंकि इसमें हज़ारों कंपनियां हैं, फिर भी आपको एक मोटा मोटा अनुमान हो जाता है कि लगभग आज स्टॉक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। तो स्टॉक मार्केट में शेयर्स को कितने प्रकार से ख़रीदा जा सकता है? तो चलो पहले हम डायरेक्टली शेयर को ख़रीदने के दो तरीके समझते हैं। एक तो हम उसे ख़रीद सकते हैं डिलीवरी पे, या हम ख़रीद सकते हैं इसे इंट्राडे पे। अभी दोनों क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले समझते हैं कि डिलीवरी क्या है। डिलीवरी का मतलब ये है कि आपने उस स्टॉक का डिलीवरी ले लिया है। मान के चलिए मैं रिलायंस का जो 10 शेयर जो है वो डिलीवरी पे लेता हूँ, तो मैंने उससे ले लिया तो वो मेरे अकाउंट में आ गया, मेरे डीमैट अकाउंट में। अब मैं चाहूँ तो उसे आज बेच सकता हूँ, या चाहूँ तो 5 साल बाद बेचूँ, या चाहूँ तो 50 साल बाद बेचूँ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। यानी कि अब वो मेरे पास आ गया है, मैं उसे जब चाहूँ तब बेच सकता हूँ, है ना। लेकिन इंट्राडे में ऐसा नहीं है। इंट्राडे में आपने अगर स्टॉक को आज ख़रीदा है तो आपको उसे आज ही बेचना पड़ेगा,
और अगर आप नहीं बेचना चाहते तो आपको उस इंट्राडे के शेयर को डिलीवरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि वो जो आप चार्ट में आप ट्रेडिंग करते देखते होंगे लोगों को, वो अक्सर इंट्राडे में ही ट्रेड करते रहते हैं, यानी कि आज ही ख़रीदा है और आज मार्केट बंद होने से पहले आपको बेचना पड़ेगा। अब सवाल ये आता है कि अगर आपने उस स्टॉक को नहीं बेचा तो क्या होगा। तो आपका ब्रोकर जो है, मान के चलिए आपका ग्रो है, जीरोधा है, तो ऑटोमेटिकली आपके शेयर को बेच देगा, आपके पोजीशन को जीरो कर देगा और आप पे एक पेनल्टी लगाएगा कि आपने बेचा नहीं इसको। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। इंट्राडे में फ़ायदा ये है कि आप पहले बेच सकते हैं और बाद में ख़रीद सकते हैं। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, डिलीवरी में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इंट्राडे में ऐसा होता है कि आप पहले शेयर को बेच सकते हैं, उसके बाद उसे खरीद सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे जो शेयर आपके पास है ही नहीं, आप उसे बेचेंगे कैसे। तो देखो, इसमें बेचना भी एक प्रकार से खरीदना है और खरीदना भी एक प्रकार से खरीदना है। शीतल तो शीतल है, शीतल अदिति तो नहीं है ना? नहीं अदिति शीतल है। मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है। निशा मुन्नी है ना। समझाता हूँ। मान के चलिए आपने 10 शेयर इंट्राडे में खरीदे, अब आपको शाम होने से पहले उसको बेचना पड़ेगा, है ना। फिर शाम होने के बाद जो आपका ब्रोकर है, मान के चलिए ग्रो है, वो एनएसई को इन्फॉर्म करेगा कि आज इतना लेन देन हुआ, सब चीज़ सेटलमेंट हो गया। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, तीन तेरा, बराबर, तीन मेरा, बराबर। 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके? ओके। हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। भाई अगर चीटिंग लगता है तो कैलकुलेटर ये कैलकुलेट कर ले भाई। नहीं यू आर ग्रेट। तो इंट्राडे काम कैसे करता है? दरअसल आपको एक ही दिन के अंदर दोनों ट्रांजैक्शन करना होता है, खरीदना और बेचना, है ना। यानी कि शाम होने से पहले आपको आपका पोजीशन जीरो करना है। जीरो करने का मतलब है एक खरीदा है तो एक ही बेचना है, एक बेचा है तो एक ही खरीदना है। तो इसका मतलब ये है कि शाम तक तो रिपोर्ट जीरो ही आना है आपका, है ना। तो यानी कि आपके ब्रोकर को, बीएसई को ये रिपोर्ट करना है कि हाँ सारी चीज़ें ठीक रहीं। ठीक, पहले बेचने में क्या होता है, बेचना भी एक प्रकार का खरीदना है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए किसी स्टॉक का प्राइस आज 1100 रुपये पे ओपन हुआ है और आपने एक शेयर बेच दिया, तो बेचने से वो पैसा आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपके अकाउंट से 1100 रुपये कटेगा, जो कि फिलहाल आपके ब्रोकर के पास रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने अपना शेयर बेचा, उसके बाद धीरे धीरे करके मान के चलो 1100 रुपये का प्राइस अगर 1000 रुपये पे आ जाता है, तो फिर आपने क्या किया, 1000 रुपये पे ख़रीद लिया। आपको फ़ायदा कितना हुआ, 100 रुपये का, क्योंकि आपने 1100 रुपये में बेचा था और 1000 रुपये में ख़रीद रहे हैं। इसका मतलब 100 रुपये का बीच में आपको कट मिला, जिसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा और उस टैक्स देने के बाद आपका बहुत सारा पैसा आपको मिल जाएगा। यानी कि अंततः आपके पास जीरो स्टॉक है मार्केट के बंद होने से पहले। यानी कि बेचना भी एक प्रकार का खरीदना है। इंट्राडे में एक और फ़ायदा है कि इसमें आपको मार्जिन मिलता है। अब ये मार्जिन क्या है और ये हमको डिलीवरी में क्यों नहीं मिलता? तो मार्जिन का अर्थ ये है कि मेरे पास अगर सिर्फ 10,000 रुपये हैं तो मैं उससे 50,000 रुपये की स्टॉक खरीद सकता हूँ या बेच सकता हूँ। अब ये थोड़ा सुनने में अमेजिंग लग रहा होगा, लेकिन देखो आप ही का पैसे को किया जाता है कि देखो एक ही दिन में मार्केट बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा तो नहीं होगा, 5% होगा, 10% तक हो जाएगा, 15% तक हो जाएगा, और कितना ही हो जाएगा, 100% तो नहीं होगा ना। तो इसमें क्या किया जाता है कि आपके पैसे को 5 गुना तक मल्टीप्लाई करके आपको दिया जाता है। अगर आपने 10,000 रुपये आपके अकाउंट में हैं, डीमैट अकाउंट में, तो आप 50,000 रुपये तक के स्टॉक को जो है इंट्राडे में ख़रीद लीजिए। तो आपको जो प्रॉफिट या लॉस होगा उस 50,000 रुपये के हिसाब से होगा, ना कि 10,000 रुपये के हिसाब से। आपके ब्रोकर ने आपको मार्जिन दिया है कि आपसे 5 गुना तक पैसे को बढ़ाकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब वो प्रॉफिट होकर आएगा तो वैसे ही कन्वर्ट होकर आएगा 50,000 रुपये के हिसाब से। लॉस भी 50,000 के हिसाब से होगा या प्रॉफिट भी 50,000 के हिसाब से होगा। दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड ऐसे समझिए कि मान के चलिए आपको ये नहीं पता कि आपको कंपनी कैसे चूज़ करनी है, या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप शेयर मार्केट में दिमाग खपाते बैठे रहें। तो आप क्या करेंगे, आप एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को हायर करेंगे जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में पता हो। वो अच्छी अच्छी कंपनियों को चूज़ करके आपको एक ग्रुप बना कर दे दे कि ये 10 कंपनियां हैं, इसमें आप इन्वेस्ट करो। तो म्यूचुअल फंड यही होता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, वो कंपनी एक सेलेक्ट करके रहती है कि ये 20 अच्छी कंपनियां हैं,
इस 20 कंपनियों में आपके पैसे को डाला जाएगा। तो जब आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा देते हैं तो क्या होता है कि वो आपका थोड़ा सा भी पैसा पूरा 20 कंपनियों में बढ़ जाता है, जिससे आपका रिस्क तो कम हो जाता है। प्लस वो जो म्यूचुअल फंड को बनाने वाले होते हैं वो एक सामान्य लोग नहीं होते, वो लोग इन्वेस्टमेंट के बहुत ज़्यादा जानकार होते हैं। तो अच्छी कंपनियों में आपका पैसा लगाया जाता है। लेकिन इसके पहले आपको म्यूचुअल फंड की भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेटर है, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है और वो म्यूचुअल फंड किन किन कंपनियों में आपका पैसा लगा रहा है। दोस्तों, और आपने इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में सुना होगा। अब ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या है? देखो, आप डायरेक्ट सेंसेक्स को नहीं खरीद सकते, ना डायरेक्ट निफ्टी को नहीं खरीद सकते। तो आप क्या कीजिए कि सेंसेक्स में जितनी कंपनियां हैं या निफ्टी में जितनी कंपनियां हैं आप उनके स्टॉक ले लीजिए। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि मान के चलिए टॉप के 50 कंपनियां हैं। अब टॉप के 50 कंपनियों के शेयर्स के जो एक शेयर्स के भी जो प्राइस हो टोटल मिलाकर 1 लाख रुपए हो रहे हैं। यानी कि आपको एक स्टॉक भी लेने के लिए, सेंसेक्स का सारे स्टॉक का एक स्टॉक लेने के लिए भी आपको 1 लाख रुपए चाहिए। तो आप क्या करेंगे? मैं गरीब हूँ। तो इसके लिए आप जा सकते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड की ओर। इंडेक्स म्यूचुअल फंड इंडेक्स पे पैसा लगाता है। कैसे, मैं बताता हूँ। मान के चलिए निफ्टी में 50 टॉप की जो कंपनी है, निफ्टी 50 में, उसमें टॉप 50 की कंपनियाँ जो है उन्हीं में आपके पैसे को स्प्लिट कर दिया जाता है। अब आप जमा कर रहे हैं, आपके जैसे कोई और उसमें इंडेक्स म्यूचुअल फंड में लगा रहा है, कोई और लगा रहा है, तो सबके पैसे को कलेक्ट करके बहुत सारा पैसा हो जाता है। फिर उस पैसे को 50 कंपनियों में बराबर बराबर लगा दिया जाता है। फिर आपका थोड़ा सा भी जो पैसा है, मान के चलिए आपके पास सिर्फ 5,000 रुपये हैं, तो टोटल जितनी कंपनियों में है टॉप 50 कंपनियों में लग जाता है। इसमें फ़ायदा ये है कि अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा ये जो है फ़ायदे में रहा है, यानी कि मार्केट हमेशा अप की ओर ही जाता है। हालांकि बीच में कभी कभी क्रैश होता है, लेकिन फिर जो है वो अप की ओर जाता है। यानी कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड जिनको जानकारी कम है या जिनको रिसर्च करना कम आता है या जिनको कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए 10-12% का, उनके लिए बेटर है। तो क्या आप डीमेट अकाउंट से सिर्फ शेयर खरीद सकते हैं? शेयर नहीं, शेयर के अलावा और बहुत चीज़ें भी ले सकते हैं। जैसे कि आप डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं। डिजिटल गोल्ड का अर्थ ये है कि मान के चलिए अभी गोल्ड का प्राइस 50,000 रुपये चल रहा है। अब आप जब डिजिटल गोल्ड लेते हैं तो आपने 1 तोला के लिए 50,000 रुपये दिए, तो वो सोना कभी भी आपके घर में नहीं आएगा, बल्कि उस 50,000 रुपये का वो गोल्ड लेकर वो रख लेगा। फिर जब गोल्ड का प्राइस बढ़कर 55,000 हो गया मान के चलिए, तो आपके जो प्राइस है वो 55,000 हो गया। उस मान के चलिए 50,000 का प्राइस घटकर 45,000 हो गया, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट का प्राइस है वो 45,000 रुपये हो जाएगा। यानी कि वो सिर्फ डिजिटली ट्रेडिंग हो रहा है कि सोने का जो भाव चल रहा है उसके हिसाब से वो ट्रेडिंग होता है। कमोडिटीज़ में आप क्या कर सकते हैं? कमोडिटीज़ में आप पेट्रोलियम को जैसे कि आप खरीद सकते हैं। तो पेट्रोलियम का भाव मान के चलिए 1,000 रुपये बैरल होगा। अब मान के चलिए इधर उधर वॉर हो गया और पेट्रोलियम का प्राइस बढ़कर 1,100 रुपये होगा, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा जिसमें आपने 1,000 रुपये डाला था वो 1,100 रुपये हो गया। ये मान के चलो सब तरफ शांति है, 1,000 का प्राइस घटकर 900 रुपये हो गया, तो आपका इन्वेस्टमेंट का प्राइस भी 900 रुपये हो गया। म्यूचुअल फंड में, कमोडिटीज़ में, इन सब में सामान्य बातें ये हैं कि आप जिस कंपनी के थ्रू जा रहे हैं, मान के चलिए जिस म्यूचुअल फंड के थ्रू आप पैसा लगा रहे हैं उस म्यूचुअल फंड थोड़ा सा मार्जिन अपना काटेगा। मान के चलिए 12% आपका रिटर्न आता है ना, तो 1% वो अपना कमीशन काटेगा बीच में, जिससे वो अपना खर्चा चलाएगा। दोस्तों, ऑप्शन में एक और चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं कॉल एंड पुट, यानी कि डायरेक्ट आप ऑप्शन को नहीं खरीदते। ऑप्शन के अंदर आप या तो आप कॉल को खरीदते हैं या आप पुट को खरीदते हैं। अब ये क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। कॉल का मतलब ये है कि मैं ये शर्त लगा रहा हूँ कि मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, और पुट में मैं ये शर्त लगा रहा हूँ कि मार्केट नीचे की ओर जाएगा। अगर मैं कॉल को ख़रीदता हूँ तो मार्केट जितना ऊपर जाएगा मेरे को उतना फ़ायदा होगा, मार्केट नीचे जाएगा मेरे को उतना नुकसान होगा। लेकिन अगर मैं पुट को ख़रीदता हूँ तो मार्केट जितना नीचे जाएगा उतना मेरे को फ़ायदा होगा, और जितना ऊपर जाएगा वो उतना ही नुकसान होगा। यानी कि आप या तो प्लस साइड लगा सकते हैं या माइनस साइड लगा सकते हैं, और दोनों को खरीदा और बेचा जा सकता है। कॉल खरीदेंगे तो उम्मीद करें कि ऊपर की ओर जाए, पुट खरीदेंगे तो उम्मीद करें कि नीचे की ओर जाए। अब हमने इतनी सारी चीज़ें तो समझ ली, लेकिन अब हम कैसे जानें कि कौन सा शेयर, कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कौन सा स्टॉक नीचे जाएगा, इन फ्यूचर में क्या होने वाला है ये हम कैसे जानें? तो देखिए, इसको जानने का 100% एक्यूरेट तरीका तो आज तक कोई नहीं है।
आप सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप सिर्फ एक रिसर्च कर सकते हैं कि ऐसे हो सकता है। ठीक, आप जो है शेयर दो टाइप से ले रहे हैं, या तो आप इंट्राडे पे ले रहे हैं या तो आप डिलीवरी पे ले रहे हैं। डिलीवरी का में लेने का मतलब है कि आप लंबे समय तक आप इसको होल्ड रखने वाले हैं, या फिर कुछ दिन तो आप होल्ड रखने वाले हैं। तो जब आप डिलीवरी पे लेते हैं तो आप कंपनी की रेपुटेशन देखते हैं कि कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कैश फ्लो है कि नहीं, यानी कि पैसा कैसे आ रहा है, सही समय पैसा आ रहा है कि नहीं, जा रहा है कि नहीं, सेल्स इसकी ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही, इन्वेस्टर इस पर पैसा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप उसके फंडामेंटल चीज़ों को रिसर्च करते हैं। वही जब आप इंट्राडे करते हैं तो ये कोई चीज़ आपके लिए मैटर नहीं करती, आपके लिए मैटर करता है चार्ट, कि कौन सा चार्ट का पैटर्न बन रहा है। इसके लिए बहुत सारे लोग कोर्स वगैरह करते हैं। वैसे आपको बता दूँ कि इंट्राडे में ज़्यादातर लोग पैसा गंवाते हैं। ऐसा कहते हैं कि सिर्फ 5% लोग ही पैसा बना पाते हैं, बाकी 95% लोग पैसा गंवा देते हैं। वहीं अगर इन्वेस्टमेंट में देखें, यानी जब आप डिलीवरी पे कोई स्टॉक लेते हैं, लंबे समय तक रखते हैं, तो आपको ग्रोथ ज़्यादा मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको एक मोटिवेशन मिलता है कि सब्र का फल मीठा होता है। और हाँ, 60 से 70% लोग तो फ़ायदे में हैं, तो आपके फ़ायदे में रहने के चांस बहुत हो गए। और जो बाकी लोग जो पैसा गंवा रहे हैं वो या तो सट्टा समझ के यहाँ पर आए थे या बिना रिसर्च किए यहाँ पर आए थे। आपने ब्लू चिप स्टॉक और पेनी स्टॉक के बारे में जरूर सुना होगा। ये क्या होता है चलिए समझते हैं। जो स्टॉक एक्सपेंसिव होते हैं, यानी कि 1000 रुपये, 1500 रुपये, 50,000 रुपये, लाख रुपए, इस तरह के जो महंगे स्टॉक होते हैं, इनको हम ब्लू चिप स्टॉक बोलते हैं। वहीं कुछ स्टॉक इतने सस्ते होते हैं, 1 रुपये के, 50 पैसे के, 2 रुपये के, 5 रुपये के। इस तरह के जो सस्ते स्टॉक होते हैं, इसको हम लोग पेनी स्टॉक कहते हैं। पेनी स्टॉक ज़्यादातर ना खरीदने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये इस कंपनी का मैनेजमेंट सही नहीं होता और ये आपके फ्यूचर के लिए ख़तरनाक हो सकता है। स्टॉक मार्केट में आपने स्टॉक मार्केट के बुल और बेयर के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो बुल और बेयर क्या होते हैं ये समझते हैं। जब भी आपने स्टॉक मार्केट वाला फ़ोटो देखा होगा कुछ इस तरीके का, तो उसमें आपने ये बुल का फ़ोटो देख रहे होंगे। तो बुल आखिर है क्यों? देखिए, दरअसल बुल जो होता है वो जब भी मारता है तो वो कुछ इस तरीके से मारता है कि आदमी ऊपर की ओर उछले। ठीक इसी से इंस्पायर है बुल, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो कि स्टॉक मार्केट को ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं ताकि उनका फ़ायदा हो सके, वो कहलाते हैं स्टॉक मार्केट के बुल। वो कुछ इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, है ना, कोई व्यक्ति हो सकता है। वहीं कुछ लोग ये चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट नीचे चला जाए ताकि उनका फ़ायदा हो, वो कहलाते हैं स्टॉक मार्केट के बेयर्स। ये भी कुछ इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जो शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाना चाहते हो। कभी कभी मन में सवाल आता है कि स्टॉक मार्केट कहीं सट्टा तो नहीं है? बहुत लोग तो इसे सट्टा कहते हैं। तो देखो, इसके मामले में मेरी ये राय है कि ये सट्टा तो नहीं है। सट्टा उनके लिए है जो बिना जाने सुने आंख बंद करके किसी कंपनी पे भरोसा कर लेते हैं और उस पर सीधा पैसा लगा देते हैं। आपको बिना रिसर्च करे किसी भी कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जब आप ऑप्शन वगैरह की बात करते हैं तो बहुत लोग ये कहते हैं कि ये सट्टा है, क्योंकि आपको फ्यूचर में क्या होने वाला है ये तो आप जानते ही नहीं हैं, है ना। तो कुछ हद तक उसे कह सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर स्टॉक मार्केट कभी भी सट्टा नहीं हो सकता। और कोई भी देश बिना स्टॉक मार्केट के ग्रोथ करना बड़ा मुश्किल है। अब चलिए बात करते हैं इन सब चीज़ों में ट्रांजैक्शन पे लगने वाले टैक्सेस के बारे में कि किस किस प्रकार के टैक्स लगते हैं। ये टैक्स अलग अलग स्टेट पर वैरी हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ कि अलग अलग ब्रोकर में किन किन प्रकार का वो चार्जेस काटते हैं और कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पर और लिखेंगे कंपेयर ब्रोकरेज। फिर कंपेयर ब्रोकरेज करने के बाद आपके पास select.finology का वेबसाइट आएगा, यहाँ पर आप आइएगा। फिर इसके बाद कौन कौन से ब्रोकर के बीच आप कंपेयर करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं जैसे कि पहले ग्रो सेलेक्ट करता हूँ, फिर ज़ीरोधा, फिर उसके बाद एंजल वन। अब यहाँ पर स्टार्ट कंपेयर नाउ पे क्लिक करेंगे तो सबके ब्रोकरेज वगैरह यहाँ पर निकल जाएंगे। इसके यहाँ पर लिखा हुआ डिस्काउंट ब्रोकर, फुल सर्विस ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर का मतलब जो कम रेट पर आपको दे रहा है, फुल सर्विस का मतलब जो आपको ज़्यादा सर्विस दे रहा है आपसे पैसे लेकर। जैसे अकाउंट ओपनिंग फ्री है ग्रो में, बाकी में नहीं है। अकाउंट मेंटेनेंस फ्री है ग्रो में, बाकी में नहीं है। बाकी के चार्जेस वगैरह को कस्टमर सर्विस को आदि को इन लोगों ने रेटिंग दिया है। अब जिसमें देखो क्रॉस का सेक्शन लगा है कमोडिटी में ग्रो में, इसका मतलब कि आप कमोडिटी नहीं खरीद सकते, करेंसी आप नहीं खरीद सकते ग्रो में, लेकिन बाकी में आप खरीद सकते हैं। इक्विटी डिलीवरी पे कुछ चार्जेस हैं ग्रो में, जबकि बाकी में नहीं है। इस तरीके से सारी चीज़ें आपको दिखती हैं और बाकी सारी चीज़ों पे भी कितना कितना टैक्स लगेगा ये यहाँ पर लिखा हुआ है। जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। बाकी और नीचे लिखा हुआ है कि करेंसी वगैरह में कितनी सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, बाकी कौन कौन सी चीज़ें कौन से ऐप पर है और कौन से ऐप पर नहीं है।
बाकी ये सब आप फिर से सर्च करके आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद ये ख़त्म हो गया। इसके बाद आपको फाइंड माई ब्रोकर का ऑप्शन दिखा होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप चाहें तो अच्छे से और देख। तो मैंने इसको थोड़ा इजी बना दिया है, जैसे कि आपको करीब 22 रुपये लगते हैं डिलीवरी पे 1000 रुपये का अगर शेयर खरीदेंगे तो, और इंटरडे पे करीब 1.29 रुपये। सारी चीज़ें तो हमने मुंह से सुन ली, और सारी चीज़ें स्क्रीन पे चल के देखते हैं कि कैसे हम अपना डीमैट अकाउंट खोलेंगे, कैसे उसमें ख़रीदेंगे, कैसे बेचेंगे, कैसे हमको प्रॉफिट होगा। और उसमें भी कई सारी चीज़ें हमको देखने होती है, जैसे PE रेशियो क्या है, PB रेशियो क्या है, कैश फ्लो क्या है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है, आपको कैसे पता करना है कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कैसे पता करना है कि कौन सी कंपनी बुरी है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे, वीडियो में बने रहेंगे। तो फंडामेंटल रिसर्च करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप डीमैट अकाउंट खोल कैसे सकते हैं। इसके लिए पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग फंडामेंटल रिसर्च कैसे करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हम आ गए हैं प्ले स्टोर पर। यहाँ से हम सर्च करेंगे ग्रो, क्योंकि हम लोग ग्रो पे ये सब देखने वाले हैं। जैसे ही हमने ग्रो ऐप सर्च किया है, ये हमारे सामने कुछ ऐसा लोगो है। अब मैं इंस्टॉल का बटन दबाता हूँ और कुछ समय में ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे इंस्टॉल किया आप ओपन पे क्लिक कीजिए। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा, आप अपने ईमेल से लॉगिन कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन अलाउ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अपना ईमेल सेलेक्ट कीजिए कि किस ईमेल से आप लॉगिन करना चाहते हैं। आप जैसे ही क्लिक करेंगे फिर उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, और उसके बाद में आपसे नंबर मांगेगा आपका। अपना मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद OTP डालिए। OTP डालने के बाद आगे बढ़ेंगे तो ये आपको पिन सेट करना पड़ेगा आपके ग्रो ऐप के लिए, ताकि आपकी सेफ्टी बनी रहे। जैसे ही आप पिन सेट करते हैं फिर ये आगे बढ़ता है और ये आपसे परमिशन मांगता है आपके फ़ोन के लिए, कॉल और मैसेज के लिए और नोटिफिकेशन वगैरह के लिए। आपको इन सब को अलाउ करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इन सब चीज़ों को अलाउ करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पास पहले आपका नंबर वेरीफाई होगा। फिर जब वेरीफाई हो गया फिर ये आगे बढ़ेगा। फिर यहाँ पर आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आपके इसी नंबर से है। मान के चलिए मेरा पंजाब नेशनल बैंक से है, तो मैं वहाँ पे क्लिक करूँगा। अब जैसे कि मैंने क्लिक किया, अब ये थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद ये भी वेरीफाई हो गया। अब वेरीफाई होने के बाद में यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले से बताया था आपको ज़रूरत पड़ेगी। फिर अपना पैन नंबर डालने के बाद ये सब डिटेल्स आ गई हैं। फिर क्लिक कीजिए। फिर ये बताइए कि आप जो हैं क्या करते हैं। जैसे कि मैं स्टूडेंट डाल देता हूँ, क्योंकि मैं तो बेरोज़गार हूँ, है ना। फिर इसके बाद आगे डालते हैं KYC के लिए। तो यहाँ पर आपको अपना डिटेल डालना पड़ेगा कि आप कितना इनकम है, सिंगल हैं कि मैरिड हैं, आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं है। मेरा नो एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पर आपको आधार कार्ड का डिटेल पूछेगा, तो आधार कार्ड के डिटेल में प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। फिर थोड़ा सा आगे आएगा, फिर यहाँ पर खुल जाएगा डिजिलॉकर। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन आधार पे क्लिक कीजिएगा। फिर ये आपसे आपका आधार नंबर मांगेगा। आधार नंबर डालने के बाद आपसे OTP मांगेगा। OTP डालने के बाद आप इससे आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको डिजिलॉकर का पिन डालना पड़ेगा जो आपने सेट किया था। अगर आपको याद नहीं है तो आप फॉरगेट का बटन भी दबा सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आप इसे अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद आप आगे बढ़िए, कुछ देर ऐसा लोड लेगा। लोड लेने के बाद यहाँ पर ऑथेंटिकेशन आधार का ऑप्शन होगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए। अब सारी चीज़ें वेरीफाई हो चुकी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपके डिटेल्स सामने दिखेंगे। फिर यहाँ से क्लिक करके आप नेक्स्ट कीजिएगा। फिर यहाँ से क्लिक करने के बाद फिर से आपको परमिशन मांगेगा। आपको लोकेशन ऑन रखना पड़ेगा, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। फिर इसके बाद आपका कैमरा कुछ इस तरीके से ऑन हो जाएगा और आप अपना फ़ोटो ले लीजिए तुरंत लाइव में, और नीचे कैमरा के बटन पे क्लिक कीजिए। फिर इसके बाद ये आपको एक सिग्नेचर मांगेगा जो आपको तुरंत स्क्रीन पे ही करना पड़ेगा अपने उंगली से। तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस तरीके से आपको कुछ अपना साइन करना है। मैंने ब्लर कर देता हूँ अपने सेफ्टी के लिए। फिर यहाँ पर आप सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट हो जाएगा और आपका साइन जो है सबमिट हो जाएगा। फिर इसके बाद ये आपसे कुछ और डिटेल मांगेगा कि आप अपना नॉमिनी किसे बनाना चाहते हैं। तो नॉमिनी का डिटेल डाल दीजिएगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आपका पैसा ताकि सेफ़ रहे। फिर इसके बाद दोनों बॉक्स पे टिक करके आप सबमिट करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे। फिर इसके बाद सारे डिटेल्स सामने आ जाएंगे। एक बार इसे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपने जितने जानकारी डाले हैं सारा सेव होने वाला है हमेशा के लिए। फिर उसके बाद साइन नाउ पे क्लिक कीजिए। फिर इसके बाद कुछ टाइम लेगा और उसके बाद ये साइन हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद आपको कुछ ऐसा पेज दिखेगा। फिर ऊपर बॉक्स पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद सेंड OTP क्लिक कीजिए। फिर इसके बाद आपका OTP आएगा। फिर OTP आने के बाद आप OTP डालिए, लेकिन उससे पहले
कि आपको आधार नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो फिर से यहाँ पर आधार नंबर डाल देता हूँ। OTP मैंने डाल दिया। OTP डालने के बाद में यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया। अब वेरीफाई होने के बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो और दिखाएगा यहाँ पे आधार नंबर। फिर आधार नंबर दिखाने पर वेरीफाई हो गया तो फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा और देखो बन गया। अब यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं या फिर यहीं से मनी ऐड कर सकते हैं। तो चलो फिर एक्सप्लोर करते हैं। तो कुछ ऐसा इंटरफेस है, आपको दिख रहा होगा, निफ्टी भी दिख रहा होगा, सेंसेक्स भी दिख रहा होगा। चलिए सबको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि मेरा ऐप था, मैं फिर से ओपन करता हूं और आपको सारी चीज़ें दिखाता हूं। पहले यहाँ पर आपको अपना पिन या फिर फिंगरप्रिंट डालना पड़ेगा। तो मैं जैसे कि अपना फिंगरप्रिंट डाल देता हूं। ये मैंने लॉगिन कर लिया। अब मैं आपको निफ्टी को ओपन करके दिखाता हूं, ठीक है। ये दे रहा हमारा निफ्टी 50। चलो यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो कुछ ऐसा रिकॉर्ड है निफ्टी का, अभी 20,900 पे चल रहा है। ये पॉइंट्स बताता है आपको कि कितना स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। यहाँ पे डेली बेसिस पे है, नीचे आप वीकली पे सेट करके, आप कैंडलस्टिक पे सेट करके कैंडल वगैरह देख सकते हैं। वीकली पे सेट करके आप एक वीक में कितना परफॉर्मेंस किया है देख सकते हैं। मंथ पे क्लिक करके पिछले एक महीने का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। एक ईयर पे क्लिक करके पिछले ईयर का देख सकते हैं। इस तरीके से आप पूरी तरीके से इसका रिसर्च कर सकते हैं। और नीचे इस सबके फंडामेंटल्स वगैरह दिख रहे हैं। फिर नीचे आएंगे और तो आपको यहाँ पर दिखेगा बैंक निफ्टी वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको थोड़ा प्रोफाइल दिखाता हूँ। यहाँ पर आपका बैलेंस वगैरह दिखाई देगा, आपके सारे ऑर्डर्स ये ऑल ऑर्डर्स पे दिखाई देंगे। तो ये मेरे कुछ ऑर्डर्स हैं जो मैंने लगाए थे और मेरे बिक भी गए हैं। फिर उसके बाद मैं बैक आता हूँ और आपको कुछ और दिखाता हूँ। अब यहाँ पर ऑप्शन आपको दिखेगा म्यूचुअल फ़ंड का। अब म्यूचुअल फ़ंड पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आप सारे म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। SIP शुरू करना यहीं से कर सकते हैं, या फिर आप अगर यहाँ पर नीचे आएँ तो नीचे आने से पहले मैं आपको एक शेयर दिखा देता हूँ। पहले रिलायंस का, है ना। रिलायंस पे जैसे हमने क्लिक किया, ये देखो शेयर का सारा डिटेल निकल गया, कैसे इसका एक दिन का कैसा परफॉर्मेंस है। फिर इसके बाद अपन अगर इसमें देखना चाहें तो एक वीक का, एक मंथ का सारा हम डिटेल देख सकते हैं। और जैसे ही हम नीचे आते हैं तो इसका सारा डिटेल निकल जाता है कि इसका फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसका मार्केट कैप कितना है, कैश फ्लो कैसा है, PE रेशियो क्या है। ये सारी चीज़ें क्या है मैं आपको आगे थोड़ा बताऊंगा वीडियो में, तब तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिर इसके बाद मैं काटता हूँ और थोड़ा सा और नीचे आता हूँ। यहाँ पर FNO का ऑप्शन है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का। फिर यहाँ पर मैंने बताया था आपको कॉल एंड पुट का, तो यहीं से आप लोग कॉल और पुट को ख़रीद भी सकते हैं या बेच सकते हैं। फिर इसके बाद और भी IPO का ऑप्शन है बाजू में, जिससे आप IPO अगर नया आया होगा तो आप देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका लॉटरी सिस्टम में हो गया तो आपको IPO से मिल जाएगा। फिर उसके बाद और आगे दिखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पे का ऑप्शन है। अब ये क्या है, देखो जिस तरीके से आप फ़ोन पे वगैरह जब UPI यूज़ करते हो तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको UPI का सिस्टम है। आप एज एन UPI ऐप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वो पैसा वहीं जो आपके वैलेट में था वही यहाँ पर यूज़ होगा। अरे मैं एक बात तो बताना भूल ही गया कि मैं ख़रीदूँगा कैसे स्टॉक। अब मान के चलिए मुझे टाटा का स्टॉक लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ टाटा पावर कंपनी। अब यहाँ पर आ गया है। अब इस स्टॉक के बारे में आप देख सकते हैं कि कैसा परफॉर्म किया है पिछले एक दिनों में। और इसके नीचे आएंगे तो हम इसके परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में भी देख सकते हैं टोटल। फिर यहाँ पर बाई पे क्लिक करके आप इसे ख़रीद सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन है NSE पे ख़रीदना चाहते हैं, BSE पे, तो जिस पर भी आप ख़रीदना चाहें वहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप सेलेक्ट कीजिए कि आपको कितने क्वांटिटी में इसको ख़रीदना है, कितने शेयर्स आपको ख़रीदने हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, 5 लिख देता हूँ मैं, तो मैं 5 शेयर यहाँ से डायरेक्टली ख़रीद सकता हूँ। अभी तो मार्केट बंद है, तो मार्केट बंद के समय में तो आप नहीं खरीद सकते, तो फिलहाल तो मैं नहीं खरीद पाऊँगा। तो चलो इसे काट के हम लोग देखते हैं इंट्राडे पे। अब इंट्राडे के लिए भी तो अभी मार्केट ओपन नहीं है, मार्केट का टाइम आपको दिख रहा होगा। जब मार्केट ओपन रहेगा तो आप इंट्राडे पे भी खरीद सकते हैं। तो ये सब आपने देख लिया। अब थोड़ा सा बैक आते हैं और बैक आकर आपको सब चीज़ें दिखाते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर फिर मैं वॉलेट में आया, यहाँ पे सारे ऑर्डर्स में आपको चीज़ें दिख जाएंगी। तो एक कंपनी के बारे में पूरे जानने के लिए आपको उसके पूरे फाइनेंशियल्स को पढ़ना पड़ता है ना। आप इसके लिए पूरा उसका रेड हॉर्स प्रोस्पेक्टस पढ़ सकते हैं, कंपनी के बारे में पूरा उसके फाइनेंशियल्स देख सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारा टाइम और एनर्जी कंज्यूम होगा, है ना।
तो हम उसके ऊपर के कुछ चीज़ें देखते हैं। तो मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें ही बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर डिटेल में बताऊंगा तो मैं खाली रेशियोज़ की बात करूंगा, पिछले सेल्स की बात करूंगा, और क्या क्या चीज़ें और देखनी हैं वो मैं बात करूंगा। तो चलो मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, फिर सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। चलिए कुछ रेशियो और कुछ फंडामेंटल के बारे में बातें कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं पीई रेशियो क्या है। पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसका मतलब ये है, मान के चलिए मेरी एक कंपनी है जो कि 1 साल में 1 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करती है। अब कोई आता है और मुझको कहता है कि भाई 1 करोड़ रुपए तेरी कंपनी कमाती है, चल मैं तेरी कंपनी को 2 करोड़ रुपए में खरीदता हूँ, तू बेचेगा क्या? और मैं कहूँगा अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। जब मैं 1 करोड़ रुपए 1 साल में कमा सकता हूँ तो 2 करोड़ तो मैं 2 साल में कमा लूँगा, तो इतने में मैं अपनी कंपनी क्यों बेचूँ? तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा रखना चाहूँगा। फिर वो कहेगा कि 10 करोड़ में देगा क्या? फिर मैं सोचूंगा यार 10 साल में तो कमा ही लूँगा, रहने दो ना। फिर वो लगाएगा कि हाँ 15 करोड़ में देगा क्या? तो हाँ, फिर मैं सोचने लगूँगा कि यार 15 साल लग जाएंगे इसको कमाने में, तो एक काम करता हूँ मैं बेच देता हूँ। तो एक मेरा वो वैल्यू निकाला कि आप मेरी कंपनी को मैं बेचना चाहूँ तो कितने गुने में वो खरीदेगा, है ना। तो इस तरीके से पीई रेशियो निकाला जाता है। पीई रेशियो को निकालने का फार्मूला मैं आपको देख के बता रहा हूँ, क्योंकि ये फार्मूला याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। क्या गुंडा बनेगा रे तू? शेयर प्राइस बटा EPS। शेयर प्राइस तो आपको पता होगा कि आपको वहाँ से मिल जाएगा कोई भी वेबसाइट से। EPS का मतलब है अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर कैसे निकलेगा? उसके लिए फार्मूला है नेट इनकम बटे टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। अब टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कैसे निकलेंगे? मार्केट कैपिटल बटा करेंट शेयर प्राइस। इसको जब करेंगे तो निकल जाएगा EPS। अब इसके बाद बात करते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है। मान के चलिए मेरी एक कंपनी है जो अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुई है। अब हमारी कंपनी को हम लोग कुछ लोग मिलकर चलाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अपनी कंपनी को 1000 टुकड़ों में बांट देता हूँ शेयर्स में, ठीक है। अभी मेरी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं हुई। अब क्या करता हूँ, 500 शेयर मैं रखता हूँ, 300 शेयर कोई रखता है, फिर 200 शेयर कोई रखता है। इस तरीके से हमारी कंपनी की जो वैल्यू है उसको हम लोग इस तरीके से बांट के रख देते हैं। जब वो स्टॉक मार्केट पर लिस्ट नहीं हुई थी, सबसे शुरू बार हमने उसका प्राइस जो रखा था, जिस पर हमने स्प्लिट किया था, वही कहलाती है फेस वैल्यू। अब सवाल ये आता है कि ये कैश फ्लो क्या होता है। कैश फ्लो आपने सुना होगा। कैश फ्लो का मतलब ये है कि कैश का मैनेजमेंट कैसा है उस कंपनी में। अब जैसे कि एक कंपनी है वो 400 करोड़ रुपए कमाती है, दूसरी कंपनी वो 500 करोड़ कमाती है। आप कहेंगे कि 500 करोड़ वाला अच्छी है, लेकिन बात यह है कि 500 करोड़ रुपए तुरंत उसको पैसा नहीं मिलता, वो पैसा उधारी में रहता है, तब कैसे कहेंगे। और दूसरे को कैश तुरंत मिल जाता है, तो कैश तुरंत मिल गया तो उसको आप दूसरे जगह पर फिर से लगा पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से कैश मैनेजमेंट को पूरी तरीके से देखकर कैश फ्लो को निकाला जाता है। तो कैश फ्लो को देखकर पता चलता है कि हाँ कैसे पैसा आता जाता है। फिर इसके बाद एक और टर्म आता है डिविडेंड। अब ये डिविडेंड क्या है? अब मान के चलिए कि मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीदा यानी कि मैं भी उस कंपनी का अब हिस्सेदार हूँ। तो अब कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा उससे वो मेरे से शेयर करेगा। तो कैसे शेयर करेगा? या तो वो ये कर सकता है कि शेयर का प्राइस बढ़ा दे, दूसरा ये कर सकता है कि मेरे अकाउंट में पैसा भेज दे उस शेयर के अगेंस्ट। तो जब कोई कंपनी पैसे को शेयर के अगेंस्ट भेजती है कि आपके 1000 रुपये के शेयर के पीछे, 1000 रुपये का एक शेयर है तो 1000 रुपये के एक शेयर के पीछे आपको 10% डिविडेंड मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो 100 रुपये शेयर करेगा हर साल मेरे साथ। ये होगा डिविडेंड। और जब प्राइस बढ़ती है तो 1000 रुपये का शेयर का ही प्राइस बढ़ जाएगा 1100 रुपये ऐसे करके। तो उसमें डिविडेंड देती है तो आपको लगता हो कि फ़ायदा हो रहा है, लेकिन असल में डिविडेंड में नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि अगर डिविडेंड पे अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिला तो सरकार उस पर टैक्स वसूलती है। अब बुक वैल्यू क्या है? बुक वैल्यू वैसे भी मैं इन सब चीज़ों का एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वही कि आपको हर चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अब मान के चलिए किसी कंपनी का बुक वैल्यू अगर अच्छा चल रहा है, ऊपर चल रहा है, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। और वही पी रेशियो को सिर्फ देखकर आप बता नहीं सकते कि कंपनी कैसी है। इस तरीके से किसी एक चीज़ को देखकर आप बता नहीं सकते। इसके अलावा और भी बहुत सारे रेशियो होते हैं, जैसे कि PB रेशियो, ROE, ROC, इन सब चीज़ों के बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम और क्या क्या चीज़ें करेंगे। इसके मैं आपको कोई चीज़ बताता हूँ। जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, अब उसकी हम क्या देखेंगे, सेल्स में ग्रोथ भी देखेंगे, क्योंकि कंपनी जो सामान बेच रही है क्या लोग उसको खरीदना पसंद कर रहे हैं कि नहीं, उसकी सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, तभी तो हमको पता चलेगा ना। दूसरा हमको ये देखना है कि प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं शेयर का, क्योंकि शेयर का प्राइस तो झूठ नहीं बोलेगा ना। शेयर का प्राइस अगर 1000 है
अगर 1200 हो गया, 1500 हो गया और कंसिस्टेंट बढ़ रहा है, कई सालों तक बढ़ रहा है, कुछ समय के लिए बढ़ा है ऐसा नहीं, 1-2 महीने के लिए तो कोई भी बढ़ा देगा पैसा डाल के, है ना, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स। तो वो लंबे समय के लिए लगातार बढ़ती रहती कंसिस्टेंट, तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई प्रॉफिट आ रहा है और शेयर प्राइस जो है बढ़ रहा है। तीसरा, आप एक टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, उसको कहते हैं ग्रैंडफादर फादर सन। इसको मैंने पूरे कोर्स में सीखा था। ग्रैंडफादर फादर सन टेक्निक क्या कहता है कि ग्रैंडफादर सबसे बड़े होते हैं, उसके बाद फादर होते हैं, उसके बाद आप होते हैं। ठीक इसी तरीके से किसी कंपनी के सबसे पुराने समय का देख लिए कुछ समय पर क्या थी, फिर उसके बाद फादर के समय यानी 1-2 साल पहले का रिकॉर्ड देखिए, फिर अभी का रिकॉर्ड, क्या वो कंसिस्टेंट रिकॉर्ड बना, क्या वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे पा रही है? अगर वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट दे पा रही है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो अब भी प्रॉफिट देगी। एक और चीज़ आप देख सकते हैं वो है लोन। अब सिर्फ लोन को देखकर तो आप ये नहीं कह सकते कि ये कंपनी अच्छी है या बुरी है, क्योंकि लोन अगर किसी ने लिया है और अगर उसके पास चुकाने का दम है तो वो चुकाएगा कहाँ? अगर उसके पास फिजिकल एसेट है, यानी कि मान के चलो कोई प्रॉपर्टी है, कोई बोट है, कोई रेलवे है, तो कोई भी ऐसा एसेट है जिसको बेच कर अपना लोन चुका सकता है, तो लोग उस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं उस शेयर पर। जैसे कि अडानी वाले केस में है। कोई भी कंपनी अगर बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही है तो सावधान हो जाइए। पहले ये देखिए कि वो डिविडेंड सच में पर रेवेन्यू से दे रही है जो कमा रही है उससे, या लोन लेकर आपको बांट रही है, क्योंकि कंपनी आपकी भी है। तो जो भी कंपनी पर इम्पैक्ट होगा तो शेयर प्राइस गिरेगा, तो नुकसान आपका भी होगा। तो ये देखिए कि आपको डिविडेंड दे रही है तो वाकई में रेवेन्यू से दे रही है या कहीं से लोन लेकर या उधर उधर से जुगाड़ करिए अपना ही शेयर को बेच कर दे रही है। किसी कंपनी का आप मार्केट कैप देख सकते हैं, यानी कि वो कंपनी कितनी बड़ी है। ठीक है, कोई कंपनी है अगर उसकी वैल्यू 15 लाख करोड़, 16 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ है तो सोच सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। अब कोई कंपनी वो 500 करोड़ की है, 1000 करोड़ की है, तो कितना छोटा होगा उससे। और बड़ी कंपनी यानी समझ लीजिए कि बड़ा शार्क जो है छोटे शार्क को खा जाता है। आप इस उदाहरण से समझ ही सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब आप ये सोचते होंगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसमें जगह लगाना ज़्यादा फायदेमंद होगा, जैसे कि रिलायंस में, टाटा में। तो आप कुछ हद तक सही हैं कि ये कंपनी एकाएक डूबेगी तो नहीं, बिल्कुल चलेगी आगे, क्योंकि ये इतने समय तक रन की है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो और बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर सकती। तो ये आपको कंसिस्टेंट रिटर्न तो देगी लंबे समय तक, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाएगी। तो अगर आप रिटर्न ज़्यादा चाहते हैं तो रिस्क आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। और बाकी आप देख सकते हैं कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। भाई दो, एक कंपनी जितनी पुरानी हो, ट्रस्ट उसका उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इतने समय तक उसको रन करने का बिजनेस का एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा उसको मैनेज करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब मान के चलिए सुंदर पिचाई अब गूगल के CEO हैं, अब वो बदल जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट कंपनी पे पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ही गूगल मैप है और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, और इस तरीके से वो नए नए इन्वेंशंस करते रहते हैं। हो सकता है उनके बाद कोई दूसरा है वो उतना ना कर पाए, या हो सकता है कि उससे बेहतर भी कर ले। तो कंपनी का CEO, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो उसको मैनेज करते हैं, वो सारे चीज़ों को बदलने का इम्पैक्ट भी उस कंपनी पर पड़ता है। तो इस पर भी नज़र रखे रहिए। अगर आप जॉब पर्सन हैं या आप ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आप टाइम नहीं दे सकते, तो उसके लिए आपको बेटर है या तो म्यूचुअल फंड, या तो म्यूचुअल फंड में भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड, क्योंकि कुछ भी ग्रोथ करे ना करे, अगर आप लंबे समय के लिए 10-20 साल करने के लिए आए हैं तो इंडेक्स फंड आज तक का रिकॉर्ड है कि 10-12% का रिटर्न तो देते ही हैं। बाकी अगर आप डिजिटल गोल्ड खरीदने के बारे में सोच रहे हैं अगर स्टॉक मार्केट में, तो मैं ये कहूँगा कि मत लो यहाँ से, क्योंकि इसमें टैक्सेस इतने सारे हैं, रिटर्न कितना मिलेगा ये कह नहीं सकते। तो डिजिटल गोल्ड अगर आपको लेना है उसके लिए बेस्ट तरीका है सेवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो सरकार खुद निकालती है। इसमें आपको टैक्स पे भी बहुत ज़्यादा छूट मिलता है। तो सबसे बेस्ट वो तरीका है डिजिटल गोल्ड लेने का एकमात्र, जो मुझे लगता है। और बाकी चीज़ों में तो टैक्सेस इतने सारे हैं कि ये टैक्स वो टैक्स, तो उसमें आप उसी में ख़त्म हो जाएंगे। और अगला बात ये आता है कि कोई भी कंपनी आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो अपना सारा पैसा एक कंपनी पे ना लगाएं। मान के चलिए आपके पास 10 लाख रुपए है, आप एक कंपनी पे लगा दीजिए। अब उस कंपनी पे आपने लगा दिया, उसके बाद वो कंपनी डूब गई तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। तो आपको क्या करना है कि अपने पैसे को स्प्लिट करके रखना है, और स्प्लिट भी कैसा, अलग अलग सेक्टर का होना चाहिए, कि कोई एक कंपनी फार्मा की, एक जो है माइनिंग की। इस तरीके से आप कंपनी में स्प्लिट करके रखिए, ताकि अगर एक पूरी इंडस्ट्री भी अगर खतरे में हो तो भी दूसरे तरीके से आपका पैसा आता रहे और एवरेज आपका पैसा अच्छा परफॉर्म करे। ज़्यादातर प्रॉफिट किस केस में होता है कि ये आप ऐसे कंपनी चूज़ करें जिसमें या तो कम फ़ायदा हो या तो ज़्यादा फ़ायदा हो। थोड़ा बहुत लॉस भी होगा तो चल जाएगा, बस बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो एवरेज आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़कर ही आएगा। आपने अक्सर SIP के बारे में सुना होगा। SIP क्या है? SIP को हम कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान,
इसको इस तरीके से समझिए, जैसे कि आप लोन लेते हैं तो EMI भरते हैं हर महीने कि 1000 रुपये हर महीने, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, इस तरीके से आप EMI भरते हैं ना। उस तरीके से मान के चलिए आपकी सैलरी आती है तो आप एक SIP फिक्स कर देते हैं 1000 रुपये। तो 1000 रुपये अगर आपने फ़िक्स किया है तो हर महीने 1000 आपके अकाउंट से कट के वो म्यूचुअल फंड में लग जाएगा। तो इससे क्या है, आप एक डिसिप्लिन के साथ में इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो SIP एक अच्छा तरीका है इन्वेस्ट करने का। बाय द वे, सिर्फ किसी के टिप से या मेरे कहने से आप किसी कंपनी पर इन्वेस्ट मत करिए। सिर्फ पहले देख लीजिए कि कौन सी कंपनी कैसी है, सारी चीज़ें रिसर्च कर लीजिए और अपने पर ही भरोसा करके इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि आप किसी के टिप पर आने पर अगर आप करते हैं तो वही होगा जो हर्षद मेहता वाले केस में हुआ था। आगे तो आप समझदार हैं। मैंने आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा है। क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन तो मैं नहीं बताने वाला हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। इस वीडियो को बनाते समय बहुत चीज़ों का मैंने ध्यान रखा है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कहीं पर भी मिस्टेक है तो आप टाइमिंग लिख दीजिए कि इतने मिनट इतने सेकंड पर कोई मेरे को मिस्टेक लगा और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को पता चले शेयर मार्केट के बारे में और वो इससे डरे नहीं बल्कि इनमें इन्वेस्ट करें और हम भी एक समय में ज़्यादातर इन्वेस्ट करने वाले देशों में हो जाएं। आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में क्या करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है? सबसे ज़्यादा मुश्किल है कुछ ना करना। क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट कर लिए तो बार बार आपका ध्यान जाता है कि मैंने इन्वेस्ट किया, कितना बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ता है हम डरते हैं, थोड़ा सा घटता है हम डरते हैं। लेकिन जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं वो इन सब चीज़ों से घबराते नहीं हैं क्योंकि लंबे समय में लगभग ऊपर ही जाना होता है। किसी ने कहा है कि आदमी हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो ऊपर ही है। और एक और लाइन इसको लेकर फेमस है कि ओनली पेनी पीपल बाई पेनी स्टॉक। तो पेनी स्टॉक कभी मत खरीदिए मेरे हिसाब से तो, बाकी आप अच्छे स्टॉक ही पिक कीजिए हमेशा। तो आपको पता होगा कि आप जितने लंबे समय के लिए अपना पैसा रखते हैं उतना ही ज़्यादा आपका पैसा होता जाता है। अगर एक नॉर्मल सा 20-30 हज़ार रुपये कमाने वाला व्यक्ति भी अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना शुरू करता है 2000-3000 तो एक टाइम आने पर वो करोड़पति बन जाएगा। और जो लोग कंपाउंडिंग की पावर को जानते हैं वो इस बात को समझ गए होंगे और जो नहीं समझे होंगे ये इस बात को सोचकर हंस रहे होंगे। तो बस इतना ही था। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आप स्टॉक मार्केट में आए क्यों हैं। क्योंकि आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2-2.5% का इंटरेस्ट मिले आपको तो आप बैंक में पैसा डाल दीजिए सड़ने के लिए, या आपको उससे ज़्यादा चाहिए 5-6% का तो आप FD करवा लीजिए, उससे ज़्यादा चाहिए 7% के आसपास तो EPF PPF में डाल दीजिए। लेकिन आप उससे भी ज़्यादा चाहते हैं कि 10-12% के आसपास मिले तब स्टॉक मार्केट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आप उससे भी ज़्यादा चाहते हैं कि एक साल में पैसा डबल हो जाए या 1.5 गुना हो जाए या मुझे हर साल 20%-30% के आसपास का जो है प्रॉफिट मिल जाए, तो ये होने वाला नहीं है। क्योंकि इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर भी हैं वो भी इतना प्रॉफिट नहीं बना पाते जितना आप सोच रहे हैं। तो यही मान के चलिए कि 11-12%, 15% के आसपास का अगर रिटर्न आता है तो यही मानिए कि आप अच्छा रिटर्न आप ले आ रहे हैं। बात ये कि कितने सालों तक आप टिके रहते हैं और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का सही उपयोग करते हैं। बाय द वे, स्टॉक मार्केट में एक बहुत फेमस लाइन है हर्षद मेहता वाली कि रिस्क है तो इश्क है। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन जब 3-4 महीने घुटने घिस कर आप काम करते हैं फिर उस पैसे जब वो पैसा आपका डूबता है तब आपको समझ में आता है कि इसका क्या होता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बाकी यही कहूँगा कि जब तक आपको पूरी चीज़ें समझ में ना आए तब तक आप इन्वेस्ट मत कीजिए क्योंकि आपके मेहनत के पैसे को आप गंवा देंगे। बाकी आप मुझे ये भी बताइए कि आगे आप किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। ये कि स्टॉक में और शेयर में क्या अंतर होता है। जी हाँ, दोनों में अंतर होता है। मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए आप रिलायंस कंपनी का आपने 5 शेयर लिए, ठीक है, और आपने टाटा का भी 5 शेयर लिया, तो आप ये कहेंगे कि आपने 2 स्टॉक लिया क्योंकि आपने 2 कंपनी का आपने शेयर्स लिया है ना। तो आप ये कहेंगे कि आपने 2 स्टॉक लिया, लेकिन इसका भी 5 शेयर लिया, इसका भी 5 शेयर लिया, यानी कि आपने टोटल 10 शेयर्स लिए। तो शेयर अलग है और स्टॉक अलग है। मुझे पता है कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ों के बीच फिर से कन्फ्यूज़न हो गया होगा, तो आप वीडियो को फिर से देखिएगा और सब चीज़ों को कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा तो आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिप्लाई करूँगा। दूसरा है कि आप गूगल कर सकते हैं या और रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा रिसर्च किया तब मेरे को चीज़ें धीरे धीरे करके समझ में आती गई
और मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मेरे को अभी भी सारी चीज़ें अभी भी समझ में नहीं आती, है ना। तो मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये मेहनत कामयाब होगा और आप सभी बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।